हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 अर्थशास्त्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ाऊंगा। पहले अर्थव्यवस्था क्या है उसको क्लियर कर दें, ठीक है। तो हमारी अर्थव्यवस्था और उसके क्षेत्र के बारे में आपको समझाऊंगा, ठीक है। हाँ, तो आते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था वो है आर्थिक क्षेत्र वो होते हैं जिससे हमारे देश की क्या करती है, आर्थिकी चलती है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, विस्तृत है। कैसी है? विस्तृत है। क्यों है भारत की अर्थव्यवस्था को विस्तृत क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सार्वजनिक यानी सार्वजनिक में सरकारी और निजी प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था को विस्तृत अर्थव्यवस्था कहा जाता है क्योंकि यहाँ की जो आर्थिकी यानी कि जो आर्थिकी कमाई होती है वो हमारे सार्वजनिक यानी कि सरकारी क्षेत्रों से भी होती है और निजी प्राइवेट सेक्टर से भी होती है। इसलिए हमारी अर्थव्यवस्था को क्या कहा जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि दोनों के मिश्रण से हमारी अर्थव्यवस्था देश की आर्थिकी चलती है। अब यहीं तक मैं आपको छोटा सा बता लूं थोड़ा। जैसे उत्तरांचल की अर्थव्यवस्था क्या है, किसी को मालूम? मनी ऑर्डरवादी अर्थव्यवस्था। कैसी है? मनी ऑर्डरवादी अर्थव्यवस्था। उसको मनी ऑर्डरवादी अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को क्योंकि हमारे उत्तराखंड के अधिकतर लोग किस में है, फौज में। आज तो सिविल सेवा में भी काफी हो गए हैं, लेकिन पहले हमारे जितने भी लोग थे अधिकतर फौज में थे। इसलिए वो क्या करते थे, अपने फैमिली के लिए आर्मी से फौज से मनी ऑर्डर करते थे, पैसे मनी ऑर्डर के द्वारा भेजते थे, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था को क्या कहा गया, मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा गया उत्तराखंड में। तो आते हैं हम अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्या क्या क्षेत्र हैं। तो प्यारे बच्चों, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को हमने कितने भागों में बांटा है? 3। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है। नंबर 1 प्राथमिक और नंबर 2 द्वितीय और नंबर 3 तृतीय क्षेत्र। इनको प्राथमिक क्षेत्र को प्राकृतिक क्षेत्र भी कहा जाता है और द्वितीय क्षेत्र को मैं कहूँ तो विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है और या रूप परिवर्तन क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय क्षेत्र को क्या कह सकते हैं हम? तृतीय क्षेत्र न करके इसका दूसरा नाम मैं ये कह सकता हूँ सेवा क्षेत्र कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसा ये यहाँ पे आपको इसको जरा थोड़ा क्लोज कर लो, इसको जरा जूम करके दिखा दो, ठीक है। हाँ, जूम करके। तो यहाँ पे देखो, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये प्राथमिक क्षेत्र है। ये प्राथमिक क्षेत्र के उदाहरण आप देख रहे होंगे। ये द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण हैं, थोड़ा इसको जूम कर लो। और ये तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त भी बहुत से उदाहरण हैं। ये यानी कि अब मैं आपको थोड़ा क्लियर करा दूं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर क्या क्या आते हैं। देखो, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर वे चीजें आते हैं जो प्रकृति पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। जो किस पर निर्भर होते हैं? प्रकृति पर निर्भर होते हैं। इसके अंदर का कच्चा माल आता है। इसके अंदर क्या आता है? कच्चा माल आता है। पूरा कच्चा माल आता है जो पूरा प्रकृति पर निर्भर होता है। ये सबसे पहले क्या होता है, हमको एक उत्पादन के रूप में मिलता है, जिससे हम इसको क्या करें, प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक माने फर्स्ट बार। जैसे देखो, ये क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये मटर दिखाई दे रहा है, या नारियल दिखाई दे रहा है, ये फूल दिखाई दे रहा है, ये गेहूं, कृषि, गाय और कोल और पेड़। देखो, अब ये देखो, ये सब सूर्य के प्रकाश पर प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है। लेकिन आप कहेंगे सर ये कैसे प्राकृतिक चीजों पर निर्भर है? देखो बेटा, मैं जैसे बताता हूँ, जैसे सपोर्टेड आपकी कृषि, मटर है या जो भी है, ये इस सूर्य के प्रकाश पर, वर्षा पर और टेम्परेचर पर और मिट्टी पर निर्भर है। प्रकृति में ऑटोमेटिक होती है ये। इसलिए इसको हम ये जब तक अगर इसको इसके अनुसार तापमान नहीं मिलेगा, इसके अनुसार वर्षा नहीं मिलेगी, तो ये पैदा नहीं हो सकता है।
कुल मिला के हमारी जो कृषि है वो किस पर निर्भर है, पूरी प्रकृति पर निर्भर है, इसलिए भारतीय कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। ये प्राथमिक क्षेत्र है हमारा, ठीक है। ये इसी प्रकार से पुष्प भी हो गया। दूसरा है गाय। आप कहेंगे सर गाय क्यों? गाय का मतलब यह है, गाय पूरी प्रकृति पर निर्भर है। आपने देखा होगा गाय को अच्छा, अगर उसको अच्छी हरी घास मिल गई, अच्छी धूप मिल गई तो वो दूध अच्छा देगा। तो गाय का दूध प्राथमिक क्षेत्र में आता है क्योंकि वो पूरा का पूरा प्रकृति पर क्या है, निर्भर है, ठीक है। और तुमने देखा जिस दिन जैसी घास खाएगी उस दिन उतना अच्छा दूध देता है, इसलिए इसको प्राकृतिक क्षेत्र में रखा गया है। पेड़ है, देखो पेड़ भी हमारा प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। गन्ना है आपके प्राथमिक क्षेत्र में आता है। और उसके बाद गन्ने से हम क्या बनाते हैं, जूस बनाते हैं, जो सीधे सीधे आप द्वितीय क्षेत्र में लगाओ बेटा। द्वितीय क्षेत्र के उदाहरण ये दिव्यांग के देखो, कपड़ा है और ये कैंची है और ये गाड़ी है और ये प्रेस है, ये चेयर है। तो इसमें क्या, इसको मैंने कहा था द्वितीय क्षेत्र को हम द्वितीय क्षेत्र न करके विनिर्माण रूप क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विनिर्माण या रूप परिवर्तन, ठीक है, रूपांतरित वो भी कह सकते हैं, इसको रूपांतरित क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्यों? एक तो इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों के रूप परिवर्तन हो जाते हैं, उन क्षेत्रों के क्या रूप हो जाते हैं, परिवर्तन होता है। जैसे आप कहोगे सर कैसे हो जाता है, देखो जैसे हमने कपास उगाया, क्या उगाया, कपास उगाया, कपास उगा के हमने मशीन में ले गए, मशीन से कपड़ा तैयार कर दिया, कपड़ा तैयार कर दिया, स्वेटर बनाई, अन्य चीजें बनाई। वैसी यहाँ गन्ना है, गन्ने से हमने क्या बनाया, उसका गन्ने से रस निकाला, रस निकाले क्या बनाया, उसका जूस बना दिया, ठीक है। उसी प्रकार से गाय का दूध है, गाय के दूध से हमने क्या बनाया, दही बनाया, घी बनाया, ठीक है, इत्यादि। इसके बाद ये देखो यहाँ पे गाड़ी है, कार है, प्रेस है, कुर्सी है। ये कुर्सी पेड़ है यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र में, इसके द्वारा हमने क्या बनाए, तख्ते बनाए, तख्ते को काट कर हमने क्या बनाया, मेज बना दिया। तो ये द्वितीय क्षेत्र, यानी कि द्वितीय क्षेत्र उसे कहते हैं जब हम प्राथमिक क्षेत्रों के वस्तुओं को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं या उनका विनिर्माण करते हैं। विनिर्माण कैसे करते हैं, जैसे हमने गन्ने से क्या बनाया, जूस बनाया, गेहूं से आटा बनाया और लकड़ी से हमने कुर्सी टेबल बनाया, ठीक है। तो इसके अंतर्गत विनिर्माण वस्तुएं आ गई, यानी कि विनिर्माण जो मनुष्य अपने बुद्धि विवेक कौशल के द्वारा क्या करता है, दूसरी चीज बनाता है, उसको क्या कहते हैं हम, विनिर्माण। अब आता है तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र बेटा हम सेवा क्षेत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे क्षेत्र आते हैं जो सेवा के लायक होते हैं, जैसे व्यापार, वाणिज्य, बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, ये सब तृतीय क्षेत्र। देखो यहाँ पे देखो रेल की लाइनें बनाई गई, पटरी बनाई गई है, व्यापार किया जाता है, मालगाड़ियों के द्वारा व्यापार किया जाता है, ठीक है। ये आप देखो ट्रक, बस, ट्रक दे रहे होंगे, इसके द्वारा ये ट्रांसपोर्ट के द्वारा माल जा रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप ये देखिए फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ दिखा रहे देख होंगे, पोस्ट ऑफिस, बैंक इत्यादि देख होंगे। यानी कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता विनिर्मित उत्पाद आता है, जैसे यातायात इत्यादि, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब यह है, हम तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं को लेते हैं जो हमारे सेवा के काम आते हैं। तो आप यहाँ तक समझ गए। एक बार और मैं इनकी परिभाषा क्लियर करा रहा हूँ। अब देखो, अब यहाँ समझ गए तो ठीक है। देखो प्राथमिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जो सीधे प्रकृति पर निर्भर होते हैं, जो जिनका संबंध सीधे प्रकृति पर क्या होता है, उन क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र में जैसे जो क्या होता है, जैसे गेहूं, गन्ना, कृषि, गाय का दूध, ठीक है, फल फूल इत्यादि ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था को क्या करता है, आय बढ़ती है, आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद आते हैं द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को मैंने कहा था विनिर्मित क्षेत्र कहा जाता है या विनिर्माण। इसमें प्राथमिक क्षेत्र में उगने वाली चीजों का हम क्या करते हैं, विनिर्माण करते हैं, रूप परिवर्तन करते हैं, इसलिए इनको